दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी लकड़ी की काठी। घर अभी से खाली खाली लगने लगा था। कल सुबह विशाल भैया को नोएडा के लिए निकलना था। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था, साथ ही पीजी का इंतज़ाम भी। वैसे पापा ने बताया कि वहाँ खाने पीने और पढ़ाई का माहौल सब बढ़िया है, लेकिन फर्नीचर कुछ नाकाफ़ी है। पर मुझे लगता है कि इस बहाने पापा मम्मी अपने लाडले बड़े बेटे के साथ घर का सामान भी भेजना चाहते थे। खैर, इस वक्त हमारे बारामदे में वो सामान इकट्ठा हो रहा था जो मिनी ट्रक में उसके साथ जाने वाला था। पापा टहलते हुए कभी बेंत की कुर्सियां वहां रखते, कभी मच्छरदानी, तो कभी टेबल लैंप, रेडियो और अलार्म क्लॉक। बीच बीच में मम्मी अपनी आंखें पोंछती हुई आती और अलग अलग आकार के कोई न कोई टिफ़िन, कैसरोल और डिब्बा डिब्बी ला के रखती जाती। खिड़की से हटते हुए मैंने कमरे में नजरें दौड़ाईं। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिसके लिए अपनी 13 साल की उम्र में मैं कोई 1300 मन्नतें मांग चुका था। कल से ये कमरा सिर्फ मेरा होने वाला था। मेरे अंदर गुदगुदी हो रही थी। ये मेरी हमेशा की तमन्ना रही थी। मुझसे केवल 4 साल बड़ा भैया मुझ पे इतनी दादागिरी चलाता था कि बस। अब तो मैं टीनेजर हो गया था, लेकिन फिर भी उसके सामने मुझको बस बच्चे सा ही ट्रीट किया जाता था। कभी कभी जब मन का उफान नहीं सिमटता था तो मैं चुपचाप अपनी डायरी में लिखा था कि काश या तो भैया इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में ही हमेशा के लिए रहने लगे, या उसकी जल्दी से कहीं नौकरी वोकरी लग जाए, या कुछ भी ऐसा हो कि वो बस घर से चला जाए और मैं मजे से अकेले रहूं। और जब डायरी में लिखने का मन नहीं होता तो अपनी भड़ास मम्मी पापा के सामने उतार देता कि आप लोग तो बस भैया को ही प्यार करते हैं, वो हमेशा मुझ पे धौंस जमाता है और आप उसको कुछ नहीं कहते, मुझे ही समझाते हैं बस। लेकिन आज आखिरकार मेरा वो सपना पूरा होने वाला था जिसमें मैं देखा करता था कि इस कमरे की दीवारों पर केवल मेरी पसंद के पोस्टर्स हैं, सब तरफ बस मेरा सामान फैला हुआ है और मैं फुल वॉल्यूम पर वूफर्स लगाकर मज़े से कूद फान कर रहा हूँ। ये सोचते हुए मैंने सचमुच उस अधखुले बैग के ऊपर से छलांग मार दी जिसमें भैया अपनी चीज़ें रख रहा था। शेविंग किट, डियो, किताबें, कपड़े, जूते वगैरह। पलंग पे बैठ के मैं जोर जोर से पैर हिलाते हुए उसको देखने लगा। तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ, यानी जिसकी मुझको उम्मीद नहीं थी। मैंने देखा भैया दीवार से सटी लकड़ी की स्टडी टेबल के ऊपर हथेली फिराते हुए कुछ सोच रहा है। 2 छलांगों में मैंने वहां पहुंचकर उस पर अपना हाथ रख दिया। मैं जता रहा था कि अगर वो उस मेज को ले जाने वाला है तो मैं पक्का अड़ने वाला था। अब हम दोनों चुनौती की मुद्रा में आमने सामने खड़े थे। एक बार फिर यह मेज भैया और मेरे रिश्ते के बीच में आ गई थी। जाने कितना वक्त गुजर गया था। हालांकि कमरे के बीचों बीच खुला पड़ा बैग, पलंग पर भैया के कपड़ों की ऊंची नीची गड्डियां, रैक से निकाल कर रखे हुए उसके जूतों की कतार, उसकी किताबें, उसका गिटार, उसकी खामोशी, मेरा अनमनापन, सब कुछ वहीं का वहीं था। लेकिन हमारी हथेलियों पर उस मेज की छुअन ने कहीं कुछ बदलना शुरू कर दिया था। हम दोनों आमने सामने आंखों में आंखें डाले ऐसे खड़े थे जैसे सीधी चुनौती दे रहे हों। भैया के जाने की खबर सुनने के बाद से ये कमरा जो थोड़ा अस्त व्यस्त और थोड़ा उदास लग रहा था, अब इस मेज के इर्द गिर्द अचानक किसी बॉक्सिंग रिंग में तब्दील हो गया था। मुझे 1 साल पहले का वक्त याद आने लगा। हमारे रिश्तों के कैरम बोर्ड पर सरकती गोटियों से वो पुराने दिन फिर मेरे जहन में इकट्ठे होने लगे। मेरी यादों में जिंदगी का वो पन्ना फड़फड़ाने लगा जिसमें मैं 11-12 साल का और विशाल भैया कुछ 15-16 साल के हुआ करते थे। उस वक्त मैं होमवर्क कर रहा था। तभी उनकी डिमांडिंग आवाज आई, ए कमल, जरा 1 गिलास पानी तो ला दे। मैंने गर्दन उठाई। वो मजे से पलंग पे पेट के बल लेटे हुए किसी किताब में डूबे थे। मैं भी पढ़ रहा हूं ना। दांतों के बीच पेन का सिरा घुमाते हुए मैं झुंझला गया। वो उठ के बैठ गए। अबे क्लास 6 की पढ़ाई भी कोई पढ़ाई होती है? चल जा, जल्दी से पानी ला। इस तरह धौंस जमाना भैया की आदत थी। मैं कसमसाया, 10 तरह के मुंह बनाए, फिर पैर पटकते हुए किचन की तरफ चल दिया। फ्रिज खोला और चिढ़ के मारे बॉटल से पहले पानी की घूंट भर के उसको जूठा किया, फिर वापस ले जाके उसको पकड़ा दी। भैया ने मुझे गौर से देखा, फिर पानी गटकते हुए कुछ नरमी से बोले, अच्छा कमल, वो आयुष का बच्चा अब तेरा टिफिन तो नहीं खा जाता ना? आयुष? टिफिन? हैरानी से मैंने भैया को देखा।
फिर दिमाग का बल्ब जला कि अच्छा, भैया की वजह से ही वो बदमाश आयुष आजकल एकदम सीधा हो गया था। खुश होके मैं भैया के पास आके बैठ गया। उन्होंने मेरा कंधा थपथपा दिया, फिर हम दोनों मुस्कुरा दिए। फिर काफी अरसे तक उसका जब देखो तब शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहारते रहना, अपनी हल्की हल्की मूंछों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना, टी शर्ट की स्लीव्स को जबरदस्ती चढ़ाकर अपने थोड़े बहुत बाइसेप्स का कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करना, गिटार टुनटुनाते हुए अपनी भारी होकर कुछ अजीब लगती आवाज में मेटालिका के गाने गुनगुनाना मुझे पहले सा बोरिंग नहीं लगता था। फिर एक शाम दरवाजे पर किसी भारी चीज के घिसटने के साथ पापा की भी आवाज आई, अरे संभाल के, हाँ 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 अंदर ले चलो, हाँ बस 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 बस। और उनके साथ आए मजदूरों ने लकड़ी की एक चमचमाती स्टडी टेबल लाकर अंदर रख दी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तो क्या पापा मेरे लिए सचमुच एक सरप्राइज गिफ्ट ले आए थे? उम्र के साथ साथ खुशियों के मायने भी बदलते रहते हैं। कभी तो मम्मी की गोद में लदना या पापा के कंधों पर बैठकर खुद को सबसे ऊंचा महसूस करना ही मेरी खुशी की इंतहा थी। फिर खूब सारी चॉकलेट मिलना, मनपसंद खिलौने खरीदने बाजार जाना और दोस्तों से तेज साइकिल चलाकर रेस में जीतना, दादी के हाथ का बुना स्वेटर पहन के इतराना, पापा के हाथ से खाना, मम्मी के मुंह से अपने लिए राजा बेटा सुनना, ऐसी ही ढेरों बातें थी जो मुझको गुदगुदा जाने लगीं। लेकिन फूल कर कुप्पा तो मैं तभी होता जब मुझको भैया से ज्यादा अहमियत मिला करती। हालांकि मैं 2-2 ग्लास दूध पिया करता, पार्क में लगे प्ले जिम की बार पकड़कर खूब लटकता, लेकिन न भैया जितना लंबा हो पाता न उसे पटखनी दे पाता। इन दिनों मेरे लिए खुशी का मतलब कभी कभार भैया की मेहरबानी से उसकी क्रिकेट टीम में शामिल होकर बैटिंग का एक चांस मिल जाना था, तो कभी अपनी प्लेट में उससे ज्यादा नूडल्स का मिल जाना। क्लास 5 में फर्स्ट आने की ज्यादा खुशी मुझको तब हुई जब पापा ने कहा, शाबाश कमल, 95% तो घर में किसी के नहीं आए, अब जरूर तुझे खास इनाम मिलेगा। और भैया का मुंह उतर गया था। तभी से मैं कुछ अकड़ के चलने लगा था। क्या इनाम देंगे मुझको मम्मी पापा? सोचते हुए मेरी मुस्कुराहट लंबी हो जाती और आंखें गोल। इसीलिए जब पापा ये स्टडी टेबल ले आए थे तो मेरे अंदर खुशी नहीं समा रही थी। इससे अच्छी गिफ्ट तो मैं सोच ही नहीं सकता था। वो मेज थी भी बड़ी सुंदर। दादी माँ एक जादुई मेज की कहानी सुनाती थी ना, जो मांगने पर सारी इच्छाएं पूरी कर सकती थी, बिल्कुल वैसी ही। गहरे भूरे रंग की लकड़ी पर कुछ फूल पत्तियों की नक्काशी भी थी। ऊपर 2 खाने थे जिन पर पेन स्टैंड, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, पोस्टर पेपर रोल, कलर बॉक्स वगैरह और खूब करीने से सारी कॉपी किताबें खड़ी की जा सकती थीं। लिखने के लिए खूब सारी जगह थी, इतनी ज्यादा बड़ी कि मैं ड्राइंग कॉपी को पूरी फैलाकर कलरिंग कर सकता था। एक शीशा भी था, नीचे स्कूल बैग रखने की जगह थी और उसमें सबसे खूबसूरत चीज एक दराज थी जिसमें से एक चाबी भी लटक रही थी। यानी मैं उसमें अपनी सीक्रेट चीजें रख के लॉक भी कर सकता था। मैं दौड़कर पापा से लिपट गया। वो ख्याल जो गाहे बगाहे मुझे धुकधुका जाता था कि पापा मम्मी भैया को ज्यादा प्यार करते हैं, इस वक्त खिड़की के बाहर उड़ चुका था। उन्हें सचमुच मेरा ख्याल था। पापा थैंक यू, मैं बुदबुदाया। वो मेरा सर थपथपाने लगे। तभी खटर पटर की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मुड़ा तो देखा और हैरान रह गया। भैया आराम से अपना सारा सामान उस टेबल में लगा रहा था। ये गलत था। मुझे अपना चेहरा गर्म होता महसूस होने लगा। गुस्से से बदन कांपने लगा। क्या वो मेरी गिफ्ट हथियाना चाहता था? मैं ऐसा नहीं होने देने वाला था। हम दोनों भाइयों के बीच झगड़े जबरदस्त होते थे, फिर दोस्ती भी फटाफट हो जाती थी। सिबलिंग राइवलरी के दांव पेंच आजमाते हुए हम अक्सर वो बात ही भूल चुके होते थे जिसके लिए कुछ ही देर पहले हमने जान की बाजी लगाई थी। अपनी किताबें किनारे रख के वो मुझे बालकः बालको बालकाः रटाने से लेकर ट्रायंगल के एरिया निकालने के फॉर्मूले सिखा रहे होते और मैं गर्दन टेढ़ी करके बता रहा होता, वो वाली ब्लैक शर्ट ज्यादा मैचिंग है भैया, बालों में जेल लगा लो। स्कूल में बुली किए जाने की बेइज्जती मैंने सिर्फ उसी से साझा की थी और अपनी टीचर पर क्रश की बात उसने मुझे ही बताई थी। लेकिन मेरी मेज हथियाने की कोशिश करके इस बार उसने हमारे रिश्ते की नींव पर वार किया था।
मेरी हस्ती को, मेरी 11 साल की उम्र वाले ईगो को बहुत गहरी चोट लगी थी। घर में हमेशा से नई और अच्छी चीजें सिर्फ उसी के हिस्से आई थी और मेरे पल्ले ज्यादातर उसका सेकंड हैंड सामान, फिर चाहे वो उसकी साइकिल हो, जूते हों, कपड़े, किताबें, वीडियो गेम या फिर बैडमिंटन का रैकेट। आज पहली बार पापा मेरे लिए कुछ खास कर रहे थे, सिर्फ मेरे लिए। ये बेहद अहम था। और देखो, भैया उसको हथियाना चाहता था। इस वक्त भी वो बेपरवाही से मेज की दराज खोल रहा था। मेरी मुट्ठियां कसने लगी। दांत पीसते हुए मैं चिल्लाया, भैया मेरी टेबल पर से अपना सामान हटाओ, फौरन। उन्होंने एक भौं ऊपर उठाई और फिर होंठ तिरछे करके मुस्कुरा दिए। फिर जैसे चिढ़ाते हुए उस पे 2 किताबें और रख दी। भैया कह के चिल्लाते हुए मैं उन पे कूद पड़ा, लेकिन वो फुर्तीले निकले। उन्होंने पैर अड़ा दिया और मैं उछल के दूर जाके गिरा। बड़े आए अपने को राजा महाराजा समझने वाले। बड़बड़ाते हुए मैंने अपने दांत उनके हाथ में कस के गड़ा दिए। दर्द से बिलबिलाते हुए भैया ने मुझको एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मैंने उनके पेट में पूरी ताकत से सर दे मारा। उन्होंने हाथ मरोड़ के मुझको नीचे पटक दिया। कुछ देर बाद हम दोनों जमीन पे गुत्थम गुत्था हो रहे थे और हमको अलग करने की नाकाम कोशिश करते पापा कहते जा रहे थे कि ओफो, बंद करो ये लड़ाई झगड़ा, हटो दोनों। बेकारी मेज लाने की मशक्कत की मैंने। मम्मी ने भी आके झांका और कमरे की हालत देख के सर पकड़ लिया। अरे तुम दोनों तो इतने गुड बॉय हो बच्चों, आधा आधा शेयर कर लो या इसमें सामान रखने के दिन बांट लो। लेकिन तब तक तो हमारी लड़ाई अगले लेवल पे पहुंच चुकी थी। मैंने उनकी किताबें उठा के नीचे फेंक दी तो उन्होंने मेरे बाल खींच के मेरा सर दीवार से टकरा दिया। उनके चेहरे को अपने नाखूनों से नकोटते हुए मैं चिल्लाया, पापा भैया ना कोर्स की बुक के अंदर नॉवेल रख के पढ़ता है, इसको मना कीजिए मेरी टेबल लेने से। मम्मी। जब तक वो दोनों बेटा बेटा अरे अरे सुनो सुनो के आगे कुछ कह पाते, उन्होंने मुझे चुप करने के लिए धक्का दे दिया। आखिरकार मैंने मेज की दराज से लटकती चाबी खींची और उसे मुट्ठी में भींचे बस दौड़ता चला गया। कमरे के बाहर, घर के बाहर और मोहल्ले के भी बाहर। ऐसी जगह रहने का क्या फायदा जहां मेरी कोई सुनवाई ही नहीं थी। उस शाम पहले तो मैं किसी पार्क की बेंच पर जाके बैठ गया था, लेकिन जब शाम गहराई तो मैं मेन रोड की तरफ चल दिया। इसलिए नहीं कि कहीं जाना था, बल्कि इसलिए कि जब पापा मुझको ढूंढने निकले तो मैं आसानी से उनको मिल सकूं। मैं थक गया था, भूख लग रही थी, सर भी दुख रहा था, लेकिन असली दर्द तो दिल में हो रहा था। लकड़ी की वो खूबसूरत मेज याद आती तो विशाल भैया का बर्ताव भी याद आ जाता और मेरी रुलाई छूट जाती। लेकिन मैं आंसुओं को पलकों में ही रोके हुआ था। भैया को पता चला तो रोंदू कह के और चढ़ाएगा। मैंने होंठ भींच लिए। ये कितनी नाइंसाफी वाली बात थी। घर में सब बच्चों को ना एक साथ पैदा होना चाहिए, तब सभी भाई बहन बराबर के होंगे और कोई भी बड़ा बन के बेचारे अपने से छोटे पर धौंस नहीं जमा पाएगा। तभी कमल बेटा, पापा की चिंता भरी आवाज से मेरा ध्यान टूटा। देखा मुंह लटकाए भैया भी उनके साथ खड़ा था। पापा ने धीरे से मुझको अपने आप से सटा लिया और हम घर की ओर चल पड़े। रात को कमरे में आकर मैंने देखा तो मेज पर भैया का सामान नहीं था। शायद मेरे जाने के बाद पापा मम्मी ने उसको डांटा या समझाया होगा, तभी उसने अपनी किताबें वगैरह हटा ली होंगी। लेकिन ये उसने कितना बेमन किया होगा ये मुझको साफ दिख रहा था। इस वक्त भी वो अपने चेहरे को बांह से ढांपे लेटा हुआ था। नहीं, सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसको देखते हुए मेरे मन में मिले जुले ख्याल आने लगे। हमेशा से मैं उसी की तरह कूल बनना चाहता था, उसी की तरह पढ़ाई में, खेल कूद में सबसे अच्छा। बस मैं चाहता था कि उसके सामने मुझको नजरअंदाज न किया जाए। जब रिश्तेदार आए तो ये न कहें कि अरे विशाल बेटा 10th में तो बड़े अच्छे नंबर आए थे तुम्हारे, और ये छुटकू किस क्लास में है भाई। तब मेरा मन होता था कि जोर से कहूं कमल, मेरा नाम कमल है, मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं हाँ। पर मैं मुस्कुरा के खामोश रह जाया करता था। कुछ जलन होती थी, लेकिन भैया पर फख्र भी खूब होता था। भैया, मैंने धीरे से कहा। उसने करवट बदलकर मेरी तरफ पीठ कर ली। अब तक रुके हुए आंसू मेरे कोरों से बह निकले। यानी वो मुझे सचमुच नहीं चाहता था। अपनी गुल्लक तोड़कर मैं उसकी मनपसंद कैप लाया था और वो एक टेबल के लिए मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहा था। आंसुओं के पर्दे में अब धुंधली नजर आ रही वो मेज मेरा पहला प्राइज्ड पोजेशन था। फिर भी अगर वो प्यार से मांगता तो मैं उसको दे देता, शायद शेयर कर लेता। लेकिन उसने तो कब्जा करके फिर छोड़ दिया था।
उसका यह एहसान मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तय कर लिया कि जाओ, उस टेबल को मैं भी अब कभी इस्तेमाल नहीं करने वाला। एक वाकया रिश्तों को कैसे बदल सकता है, यह उस दिन हमको पता चल गया। वक्त गुजरता गया। एक दूसरे से छिपकर लकड़ी की उस मेज को हम दोनों हसरत से देखते रहे, लेकिन इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, न इस बारे में बात की। हम पहले जैसे ही साथ रहते, फिर भी कुछ था जो हमें असहज कर जाता। फिर भैया बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग गया और मैं अपनी पढ़ाई में। लेकिन आज जब भैया इस घर को छोड़कर जाने वाला था, तब जाने क्यों इस मेज ने फिर से हमको वक्त के उस पुराने मोड़ पर पहुंचा दिया था। पीछे से पापा ने खखारा तो हम दोनों चौंक गए। ये मेज जाएगी क्या? पापा ने पूछा तो मैं बेसाख्ता बोल पड़ा, हाँ हाँ क्यों नहीं, सब अच्छी चीजें यही तो ले जाएगा। भैया की आवाज अचानक तेज हो गई। अच्छा, ये तू कह रहा है जो मेरे हिस्से का मम्मी पापा का प्यार, दादी की खटिया, मेरी साइकिल, मेरी अलमारी, मेरी हर चीज पे कब्जा जमाता आया है? कभी इस तरह से सोच के देखा तूने? बता, अच्छी चीजें मेरे हिस्से आई? बता। मैं दंग रह गया। इसका मतलब बचपन की वो टीस मेरे ही नहीं, भैया के दिल में भी उठती थी। बड़े होने की भी कोई तकलीफ हो सकती है, मैंने सोचा ही नहीं था। वो कहता जा रहा था, तू मेरा भी दुलारा था, लेकिन अचानक से तू पापा मम्मी के बीच लेटने आ गया और मेरा अलग पलंग कर दिया गया। दादी की कहानियां भी तेरे हिस्से चली गईं। मैं फरमाइशें करने को हुआ तो तेरी जरूरतें आड़े आने लगी। तूने मेरे खिलौने तोड़े, मेरी किताबें फाड़ दी। तब मैं तो तेरी शिकायत भी नहीं कर सका, क्योंकि तू छोटा भाई था मेरा, मुझे भी मस्ती करनी थी। पर तेरा ख्याल रखते रखते मैं जबरन बड़ा हो गया यार। तस्वीर का ये पहलू मैं पहली बार देख रहा था और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। लेकिन वो मेज, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए मैं बुदबुदाया तो वो फट पड़ा। मैंने तो बहुत पहले से पापा से कहा हुआ था कि मुझको बड़ी टेबल चाहिए। मुझे लगा उस दिन वो मेरी फरमाइश पूरी कर रहे थे। मैंने अपनी आंखें पोंछी और मुझे लगा वो मेरा सरप्राइज गिफ्ट है। उसने हौले से मुझको एक चपत लगाई। तो बताना था ना, तू तो एकदम टूट पड़ा था। मैंने भी धीरे से भैया के पेट पे मुक्का छुलाया। तुझे खुद समझ जाना चाहिए था ना, तेरा तो नाम ही है विशाल, यानी बड़ा, और मेरा देखो कमल। पता है 6B में पढ़ती है कमल कपूर। बताओ, ऐसा तो नाम रखा गया मेरा। वो जोर से हंस दिया। अरे तेरे तो बड़े सारे इश्यूज हैं यार। मैं संजीदा हो गया। तुम चले जाओगे तो ये सब कौन सॉल्व करेगा भैया? तभी पीछे से पापा बोले, अरे भाई ये मेज जाएगी कि नहीं ये बताओ पहले। जाएगी, मैं बोला। ठीक उसी वक्त भैया ने कहा, यहीं रहेगी। सर हिलाते हुए पापा चले गए और हंसते हुए हम दोनों एक बार फिर जमीन पर गुत्थम गुत्था हो गए। बस इतनी सी थी ये कहानी।